एक घर या फ्लैट में निवेश करना आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है। यद्यपि यह एक घर या फ्लैट खरीदने से पहले आपको इन 10 बातों का ध्यान रखना है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो है संपत्ति की कीमत, प्रॉपर्टी रेट। तो आपको ये कैसे पता करना है, जिस एरिया में आप घर खरीद रहे हैं उस एरिया का जो आसपास की बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स हैं, उनका आपको रेट पता करना है। इसको आप ब्रोकर के थ्रू या फिर ऑनलाइन पता कर सकते हैं। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपका बिल्डर है, जो आपको प्राइस कोट कर रहा है वो ठीक है नहीं है। दूसरा, आपको इससे अपने बजट का भी आइडिया हो जाएगा कि जितना बजट आप सोच रहे हैं उसी बजट का है या फिर कम ज़्यादा है। हालांकि आप बाद में 2, 4, 5% तक का नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। दूसरी बात जिसका ध्यान रखना है वो है फ्लैट का कारपेट एरिया, क्योंकि जितने भी रेट हैं वो एरिया के बेसिस पे ही होते हैं, पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर फीट ऑफ द कारपेट एरिया। अब आज की डेट में जो फ्लैट्स जो मिल रहे हैं वो रेरा इनको अप्रूव करता है। तो रेरा में क्या है कि फ्लैट का जो जो टोटल एरिया है, कारपेट एरिया, वो डिफाइंड है कि ऐसा ही होगा। अब ऑनलाइन मैंने चेक किया तो यहाँ पे बहुत सारी जगह डेफिनेशन जो है वो गलत है। तो इसको आप सिंपल समझेंगे, जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं, बाहर की दीवारों को छोड़ के जो अंदर का एरिया है, ग्रीन एरिया, वो कारपेट एरिया है। इसमें सारे रूम का अंदर का एरिया और अंदर की वॉल जो है वो शामिल है। तो ये आपका कारपेट एरिया है, सिंपल। अब इस कारपेट एरिया को कैलकुलेट किया जाता है इसके साथ रेट पर स्क्वायर फीट ऑफ द कारपेट एरिया। इसके साथ कुछ और भी एरिया हैं जैसे कि बिल्डअप एरिया। तो इसमें जो है बिल्डअप एरिया में सारी दीवारें बाहर की भी इंक्लूड हो जाती हैं और बाहर की जैसे बालकनी है वो भी इंक्लूड हो जाती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका बिल्डर है जो रेट बता रहा है वो किस बेसिस पे बता रहा है, ताकि आप पता चले आपने जो रेट कंपैरिजन के लिए रेट पता किया है जो साथ वाली प्रॉपर्टी का वो कारपेट एरिया में है और आपको वो बिल्टअप एरिया का बता रहा है, तो इससे आपको लॉस हो सकता है। तो ये आपने खास इसका ध्यान रखना है। तो यानी कि आपका जो रेट का सर्वे है मार्केट का वो अच्छा होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड में क्या देखा जाता है कि जो प्रॉपर्टी है वो फ्री होल्ड है या नहीं है, कि जो जिस प्रॉपर्टी पे वो बिल्डिंग बनी है उसका स्टेटस क्या है, वो कहीं किसी बैंक के पास मॉर्गेज तो नहीं है। और अगर वो मॉर्गेज है तो वो आपके नोटिस में होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बैंक से एग्रीमेंट करेंगे तो उसमें उसका जो रिटर्न में उसके बारे में लिखा होता है कि प्रॉपर्टी वो बैंक के पास है, लेकिन जो आपके वाला इसमें जो अनडिवाइडेड शेयर है यूडीएस, वो बैंक के पास नहीं है, तो आप इसमें सेफ हैं। तो ये आपको सारा एक चेक करना है। अगला पॉइंट है, जो प्रॉपर्टी है, जो आपका फ्लैट है, हाउस है, वो जो है वो प्रॉपर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रॉपर अप्रूव्ड मैप है। अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमने कोई फ्लैट लिया, एक स्मॉल हाउसिंग है उसमें फ्लैट लिया और अप्रूव्ड मैप में जो सेटबैक्स हैं वो सपोज ज़्यादा हैं, और जब कंस्ट्रक्शन की गई वो सेटबैक को कवर किए गए, तो मौके पे जो आपको एरिया मिला वो तो ज़्यादा है लेकिन अप्रूव में कम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको हम अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बोलेंगे। तो बाद में इस चीज़ की आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि जो बिल्डिंग है वो अकॉर्डिंग टू अप्रूव मैप ही बनी होनी चाहिए। इसके बाद आपको कुछ और सर्टिफिकेट जो इसकी जाँच करनी है वो हैं, जैसे कि फायर सर्टिफिकेट है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट सर्टिफिकेट है। अब ये जो हैं ये वेल इन टाइम मिल जाते हैं, क्योंकि बाद में जो है, जैसे आपने परचेज कर लिया और सपोज उसको फायर सर्टिफिकेशन नहीं मिला या पोल्यूशन नहीं मिला, तो उसको कुछ कनेक्शन जैसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वगैरह नहीं मिलना, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको पहले ही चेक कर लेना है। अगला पॉइंट है जिसको कि हम डिस्कस करेंगे वो है इसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। अब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट क्या रहता है कि जैसे आप फ्लैट बाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको उसी टाइम पे आपको उसका ऑक्यूपेंसी मिल जाए, कई बारी वो अंडर कंस्ट्रक्शन होता है। तो आपको क्या करना है, तो इसका एक जो प्रॉपर्टी है उसका एक्वेंस सर्टिफिकेट होता है वो आपको एक्वायर कर लेना बिल्डर से। तो इससे आपको ये रहेगा कि आपको बाद में इसकी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बिल्डर बाद में आनाकानी करते हैं कि अभी हमें और टाइम लगेगा। तो इससे आपको एक फिक्स टाइम मिल जाता है कि इतने टाइम में जो है वो आपको फ्लैट मिल जाएगा। इसी तरह के कुछ और सर्टिफिकेट हैं
जैसे कि अगर आपकी प्रॉपर्टी रेडी है तो इसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मैंने डिस्कस कर लिया, और एक और सर्टिफिकेट है कंपिटेंसी सर्टिफिकेट। कंपिटेंसी सर्टिफिकेट क्या है कि जो बिल्डिंग है वो स्ट्रक्चरली सेफ है या नहीं है, तो वो इंजीनियर जो है वो उससे वो कॉरपोरेशन से आपको अप्रूवल मिलता है। तो ये इस तरह के सर्टिफिकेट जो हैं वो सारे जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। अब अगला पॉइंट है फाइनेंसिंग। अब जैसे सैलरीड पर्सन है हर कोई, अब हमने बैंक से फाइनेंस कराना है, लोन कराना है, तो इसमें दो तरह से लोन होता है। इसमें जो बैंक है वो ऑलरेडी जो है वो बिल्डिंग जो है वो बिल्डर ने लोन लिया होता है, तो उस बेस में भी वो लोन होता है। जैसे उसने ऑलरेडी वो लोन, बैंक के पास उसका लोन है, तो और वो जैसे ही आप उसमें परचेज के लिए जाएंगे, टोकन अमाउंट देंगे, तो बैंक जो है वो आपको जो है वो लोन दे देगा। और या फिर आप अपने जो आपका अपना बैंक है उससे भी आप लोन सकते हैं जहां आपका सैलरी अकाउंट है। तो इस दोनों केसेस में जो बैंक है उसकी पूरी जो डॉक्यूमेंट है वो चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई मॉर्गेज नहीं है, अदर फाइनेंशियल के पास कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें आप सेफ रह सकते हैं। तो आपको जब आप बैंक के पास जाते हैं तो वो उससे पहले सारे जो डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको पहले बताए वो सारे ही डॉक्यूमेंट चेक करता है, तो आप इसमें सेफ हैं। अब अगला है जो पॉइंट है जिसको हम जो इम्पोर्टेंट है वो है एग्रीमेंट। अब जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है वो क्या है कि जब आप परचेज कर रहे हैं तो आपने टोकन अमाउंट दे दिया, उसके बाद आप एक एग्रीमेंट करते हैं कि इतने टाइम में आपको उसका फ्लैट मिल जाएगा और उसके एवज में आपको इस टाइम पे आपको पेमेंट्स करनी है। अब होता ये है कि उससे अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है, अगर वो बिल्डर डिफ़ॉल्ट करता है तो उसमें कुछ जुर्माने का भी प्रावधान होता है कि उसमें से इतना जुर्माना या इतना उसको बिल्डर को पड़ेगा। तो वो सारे पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करने हैं, और कई बारी ये समझौता जो है, जो ये एग्रीमेंट होता है, ये बैंक भी इसमें इन्वॉल्व होता है क्योंकि बैंक ने भी फाइनेंस किया होता है। तो ये आपको पूरे ध्यान से वो पढ़ना चाहिए ताकि वो उसमें कोई दिक्कत ना हो, और उसमें एक जो लॉयर है उसकी हेल्प ले सकते हैं आप इसमें कि प्रॉपर पॉइंट्स को, और इसमें कुछ पॉइंट्स आप इंक्लूड भी करा सकते हैं जब आपको कोई इसमें दिक्कत होगी तो। अब अगला पॉइंट है जो उसमें फ्लैट का जो पोजीशन है। अब एक बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, हमने वहाँ फ्लैट भी बुक कर लिया, एक सैंपल फ्लैट दिखाते हैं, वहाँ से हमने फ्लैट ले लिया। अब पर जो हमें एक्चुअली में फ्लैट मिलना है वो हमारा किस जगह पे है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट उस जगह पे, अगर मान लिया फ्लैट अपर फ्लोर में भी है तो भी हमें उस पॉइंट पे जाके जहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा फ्लैट होने वाला है, तो उस पॉइंट पे जाके हमें अपना देखना चाहिए कि इस फ्लैट मैप को पकड़ के कि इस फ्लैट में सराउंडिंग में क्या है, यहाँ से हमें क्या व्यू मिल रहा है, या इस फ्लैट में कहीं दूसरे फ्लैट का पूरा ब्लॉकेज तो नहीं है, वो सारा वो देखना चाहिए। तो ताकि हमें पूरा एक आइडिया मिल जाए, जैसे कि आप मैप में भी देख पा रहे हैं, तो कौन सा वाला फ्लैट बेटर है। जैसे उसमें अगर वो बाहर का फ्लैट है तो उसको दो दो तीन साइड का व्यू मिल रहा है, जो बीच का फ्लैट है उसको एक ही साइड का व्यू मिल रहा है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। अब एक अगला पॉइंट है जो कि फ्लैट में जब आप ले लिया आपने बिल्डिंग, अपना मैप देख लिया, तो इसमें है कि जो उसकी लिफ्ट है, स्टेयरकेस है, उनकी पोजीशन क्या है। सपोज हमारा बन गया है या अंडर कंस्ट्रक्शन है, दोनों ही केस में। तो अगर बन गया तो हम जाके लिफ्ट से हम जाते हैं, फ्लैट देखते हैं, पर हमें स्टेयरकेस से चढ़ के भी जाना है। स्टेयरकेस से चढ़ के पूरा, चाहे हमारा छठी मंजिल पे, आठवीं मंजिल पे, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें स्टेयरकेस यूज़ करनी पड़ सकती है। तो उसमें हमें कितना टाइम लगेगा, वो स्टेयरकेस जो है हमारे फ्लैट से कितनी दूर है, वो सारी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से ये स्टेयरकेस हमारे फ्लैट से या लिफ्ट हमारे फ्लैट से बहुत दूर है, इमरजेंसी के टाइम दिक्कत हो सकती है, तो आपको इस बारे में बिल्डर को नोटिस में लाना चाहिए और कोई और फ्लैट चूज़ करना चाहिए। तो ये बात आप ध्यान सकते हैं। लास्ट पॉइंट है हिडन चार्जेस। अब हिडन चार्जेस क्या हैं कि जब हम टोकन अमाउंट दे देते हैं, एग्रीमेंट हो जाता है, तो यह एक्चुअली में एग्रीमेंट के दौरान का ही पॉइंट है। तो इसमें ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि कौन-कौन से चार्जेस जो हैं वो हैं, या फिर इसमें स्पेसिफाई ये होना चाहिए एग्रीमेंट में कि ये इतने पैसे देने के बाद किसी भी तरह का हिडन चार्ज जो है वो नहीं लिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि वो बाद में उसको मेंटेनेंस फ़ीस करके या कुछ ऐसी फ़ीसें होती हैं जैसे प्रोसेसिंग फ़ीस, होम लोन प्रोसेसिंग फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, या फिर कोई और ड्यूटी, ऐसा करके उसमें वो इंक्लूड कराने की कोशिश करता है बिल्डर। तो ये सब आपको एग्रीमेंट में ही
जो आपका एग्रीमेंट होगा उसमें ही इंक्लूड करा लेना कि किसी भी तरह का हिडन चार्जेस जो है वो नहीं होगा। अगर होगा तो वो स्पेसिफाई करा लेना कि ये वाला हिडन चार्जेस स्टैंप ड्यूटी है तो वो बायर देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 10 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगले वीडियो में जो मेन पॉइंट्स हैं जिन पे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, जैसे कि कारपेट एरिया या फायर रूल्स या जो सर्टिफिकेट्स हैं डिफरेंट, जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, ऑक्यूपेंसी, ये कब मिलते हैं, तो इनके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। तो आपको, अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं तो आप इन आने वाले वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें ताकि आपके साथ धोखा ना हो। अब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अभी इस बारे में अगला वीडियो डालूँगा तो आपको वो मिल जाएगा। धन्यवाद।